Good morning, students and my dear friends. Today is 2nd of May 2023, Tuesday. बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ पाने के लिए आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ हेडलाइंस का एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। तो आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज सर्वाइवल। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। एप्पल किक्स ऑफ विद रिकॉर्ड 1.87 ट्रिलियन जीएसटी। अप्रैल मंथ का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड नंबर्स में हुआ। अप्रॉक्सीमेटली ₹1.87 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 12% ज़्यादा है। पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 का जो फर्स्ट अप्रैल था या जो फर्स्ट मंथ था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.68 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जो कि इस बार इंक्रीज होकर के 1.87 ट्रिलियन हो गया। एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 12% का इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल बूम एट द टर्न ऑफ फिस्कल ईयर। और अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। और अगर एप्पल के डे वाइज कलेक्शन की बात करें तो 20 अप्रैल को, इस साल का जो 20 अप्रैल रहा, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 68,228 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 9,80,000 ट्रांजेक्शन की वजह से। तो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन सिंगल डे में रजिस्टर किया है 20 अप्रैल को जीएसटी अथॉरिटीज ने ऑन द बैक ऑफ 9,80,000 ट्रांजेक्शन एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जो ये स्ट्रॉन्ग जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ये इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर की स्ट्रॉन्ग बिगनिंग को रजिस्टर कर रहा है। जबकि बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, दे आर बैंकिंग ऑन द नॉर्मल मानसून शॉवर्स एंड एन अर्ली एंड टू द कन्फ्लिक्ट इन यूरोप। तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5% का जो जीएसटी जीडीपी को लेकर के टारगेट सेट किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। कुछ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, या मुझे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो 6.5% का जीडीपी टारगेट सेट किया है, उसको लेकर के अब पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं ऑन द बैक ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग जीएसटी टैक्स कलेक्शन। तो कहा जा रहा है कि नॉर्मल मानसून और जो अगर यूरोप में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर वो एंड फाइंड अप होता है या वो ख़त्म होने की कगार पर आता है, तो इंडिया जो है वो 6.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ एटलीस्ट अचीव करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि जो डाउन साइड फैक्टर्स हैं कौन से, स्पिल ओवर इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग स्ट्रेस इन यूरोप एंड यूएसए ऑन इंडियन इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम इट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बाय यूएस फेडरल रिजर्व में इम्पैक्ट द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, बट जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन हुआ है, इट हैज़ गिवन द optimism to the policy makers or the economists. So this is the GST revenue collection since July 2017 to April 2023, जब से ये GST इंट्रोड्यूस हुआ। हम देख सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हुआ था। इसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से भी हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। कई सारे डिप्रेशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक लीनियर फॉर्मेट में जीएसटी कलेक्शन ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। और इस अप्रैल मंथ में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन इंडियन इकोनॉमी में रजिस्टर हुआ है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ₹2 ट्रिलियन रिकवरी टारगेट फॉर पीएसपी। India's state-run bank यानी public sector banks face a stiff loan recovery target for this fiscal year, for this financial year। तो इस financial year के लिए जो public sector banks हैं, जो government owned या public owned बैंक हैं, उनके लिए loan recovery के लिए एक ambitious target finance ministry ने रखा है। Approximately ₹2 ट्रिलियन का लोन रिकवरी का टारगेट रखा गया है स्टेट रन बैंक्स के लिए फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो स्टेट रन बैंक्स हैं उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन का लोन रिकवर करना है दैट दे हैव रिटन ऑफ ओवर द ईयर्स। इट मीन्स ऐसा लोन जो कि
स्ट्रेस लोन है और एनपीए की कैटेगरी में कन्वर्ट होने वाला, तो उसकी रिकवरी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीएसबीज के लिए, स्टेट रन बैंक्स के लिए 2 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। और अगर इस टारगेट को देखा जाए तो दिस टारगेट इज द डबल द अमाउंट दीज बैंक्स हैव रिकवर्ड फ्रॉम रिटर्न ऑफ लोन्स इन लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स में बैंक्स ने जो रिकवरी करी है उसका जस्ट डबल है ये अमाउंट। तो रिसेंट जो मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके साथ, उनके बीच में, तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला है कि जो उनके रिटर्न ऑफ डेट्स हैं, जो स्ट्रेस डेट्स हैं, उनको विग्रेसिवली परस्यू करें, उसमें मैक्सिमम रिकवरी करने की कोशिश करें बैंक्स यूजिंग ऑल अवेलेबल चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोसीडिंग्स। चाहे जितने भी जो चैनल्स अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, जो भी आपके पास मेथड, मेजर्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हुए मैक्सिमम रिकवरी करें। तो बेसिकली जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो इसको हम इंडिया का बैड बैंक भी बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट बैंक बैड बैंक भी बोलते हैं, इसमें आईबीआई का भी अपना शेयर है, गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर एनएआरसी को जो है वो बैकअप करती है। तो इसी को जितने भी आपके पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप अपनी एआरसी यूज़ करें, चाहे आप एनएआरसी को यूज़ करें, या नेगोशिएशन करें, या अदर प्लेटफॉर्म्स या चैनल या प्रोसीडिंग्स को यूज़ करते हुए मैक्सिमम रिकवरी करने की कोशिश करें, स्पेशली ऐसे लोन्स हैं जो कि रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, जो कि एनपीए या स्ट्रेस की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो बेसिकली बैंक्स को बोला है कि अपनी जो बुक्स हैं, अकाउंट्स बुक्स हैं, उनको क्लियर करें, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करें और अपने जो एनपीएज हैं उनको रिड्यूस करें। एनपीएज मीन्स ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनसे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही, ऐसे लोन जो कि बैंक्स ने दिए हैं बट उनसे कोई भी तरह का रिटर्न या किसी भी तरह का रिटर्न बैंक्स को नहीं आ रहा, नीदर इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट, नॉट इंटरेस्ट रीपेमेंट, और जिनके लिए बैंक्स ने हायर प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर रखी है अपनी अकाउंट्स बुक में, तो उन सारे रिटर्न ऑफ जो चंक्स हैं, जो बैड लोन्स हैं, जो डाउटफुल लोन्स हैं, उन सब की रिकवरी करने का बैंक जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दे। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, approximately 7.34 trillion written off loans has been done by PSBs. So PSBs has crossed approximately 7.34 trillion in last 5 years till financial year 22 in terms of loan written off. और अगर रिकवरी की बात है तो इसमें से केवल 1 ट्रिलियन की रिकवरी हुई है। तो 7.34 में अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन की रिकवरी जो है बैंक्स पिछले 5 सालों में कर पाए, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 तक कर पाए हैं। ये तो बात रही केवल और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, स्टेट ओन बैंक्स की। अगर हम इसमें शेड्यूल्ड बैंक, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स को भी इंक्लूड करें तो राइट ऑफ लोन्स हैव क्रॉस द नंबर ऑफ 10 trillion, approximately 10 trillion. You can see the amount of NPA that Indian banking industry is having. और उसमें से जो PSBs they have been writing of approximately 1.5 trillion of bad loan a year. तो इसी नंबर को लेकर के फिलहाल बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए उसकी जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है उसका बैकबोन होती है, दैट इज़ वाई फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ गिवन द एम्बिशियस टारगेट्स टू बैंक बाय यूजिंग एनी चैनल। आप कोई भी चैनल यूज़ करिए, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करिए, कोई भी मेजर यूज़ करिए, जस्ट रिकवर दिस अमाउंट ऑफ लोन बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, चाइना बिल्ड ब्लैक बॉक्स अराउंड इकोनॉमी। तो बेसिकली ये एक न्यूज़ कम एडिटोरियल ज़्यादा है। यहाँ पर ऑथर ने अपना व्यू बनाया कि किस तरीके से चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी के अराउंड ब्लैक बॉक्स जो है वो बिल्डअप कर रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सीक्रेसी एंड information leakage. So China is a party run, long steeped in secrecy, is creating a black box around information on the world's second largest economy. और ये जो सिचुएशन है, जो ब्लैक बॉक्स की सिचुएशन है, ये जो ग्लोबल बिजनेसेस है, इन्वेस्टर्स है जिनका इन्वेस्टमेंट है चाइना में, उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। Prodded by the president, emphasis on national security, authorities in recent months have restricted or outright the cutoff of overseas access to various databases. Prodded means प्रोत्साहित करना। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल सिक्योरिटी को एम्फसाइज करते हुए कई सारे जो डेटाबेस हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन हो, पेटेंट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन हो, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन हो, एकेडमिक जर्नल्स को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन हो, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन हो, उन सारे डेटाबेस के एक्सेस को जो ओवरसीज जो कम्युनिटी है जो चाइना के जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है, अब उस एक्सेस को कट ऑफ कर रहे हैं बाय गिविंग द
रीजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज़। तो अभी तक जो ओवरसीज़ कम्युनिटी को, जो ओवरसीज़ ऑडियंस को अलाउ था डेटाबेसेस को एक्सेस करना, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटाबेसेस को, पेटेंट रिलेटेड डेटाबेसेस को और अदर डेटाबेसेस को, अब उसको एक्सेस करना जो है वो कट ऑफ कर रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है वो रहा है जो क्रूशल डेटाबेस ऑन चाइना, दैट इज सांघाई बेस्ड विंड इंफॉर्मेशन कंपनी। इस पर्टिकुलर डेटाबेस को जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, स्पेशली एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स की जो कंट्री में आउटसाइड और इनसाइड क्या चल रहा है, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस ले सकें। तो जो ये डेटाबेस है इसके एक्सेस पर भी अब जो है वो लगाम लगने जा रही है। तो बेसिकली चाइना जो अपने एंटी एस्पियोनेज लॉज हैं उनको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। चाइना का ये कहना है कि परसीव्ड जो फॉरेन थ्रेट आ रहा है उसकी वजह से ये फ़िलहाल के लिए जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो रिस्ट्रिक्ट करी जा रही है टू द ओवरसीज कम्युनिटी और द इन्वेस्टर्स और द एनालिस्ट। तो फिलहाल के लिए जिनके जिनके सब्सक्रिप्शन ड्यू थे अब उनके सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं हो रहे हैं इन सारे डेटाबेसेस पर, और इसका जो रीज़न लिख कर आ रहा है वो कंप्लाइंसेस इशू लिख कर। तो बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक जो एनालिस्ट हैं, वेस्टर्न रिसर्चर्स हैं, दे कैन नॉट एक्सेस द लॉट ऑफ डेटाबेसेस दैट दे वर हैविंग द एक्सेस इन प्रीवियस टाइम। और उसका रीज़न जो दे रहा है चाइना वो यही दे रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ये रिड्यूस करी जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स अराउंड द इकोनॉमी, लेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद द अदर कंट्रीज और द ओवरसीज कम्युनिटीज़। और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के डिसीजन पर भी देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक सीज्ड जेपी मॉर्गन टू एक्वायर असेट्स। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी एग्री टू एक्वायर द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इन गवर्नमेंट डील्स फॉर फेल्ड लेंडर। तो मंडे को ये ट्रांजैक्शन अलाउ किया गया है आफ्टर फर्स्ट रिपब्लिक वॉज सीज्ड बाय द रेगुलेटर्स एंड दिस मेक द बिगेस्ट यूएस बैंक एवर इवन लार्जर वाइल मिनिमाइजिंग द डैमेज टू फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी। तो जेपी मॉर्गन जो है वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को एक्वायर करने जा रहा है जिसके असेट सीज हुए थे, और जिसके अलावा जो अदर बैंक्स हैं जो सिमिलर ट्रबल के सिचुएशंस में दे आर still in a turmoil situation incurred in the industry in the month of March, जो हमें बैंक्स कोलैप्स देखने को मिला था। कोलैप्स ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक has been done in the month of March, and the First Republic was the second biggest bank that has been failed in US history, और फोर्थ रीजनल लैंडर्स टू कोलैप्स सिंस अर्ली मार्च। तो ये फोर्थ ऐसा बैंक था। अब इसको फिलहाल के लिए जेपी जो मॉर्गन है वो एक्वायर करने जा रहा है इसके असेट्स को, और ये जो ट्रांजेक्शन डील है ये कल मॉर्निंग में अनाउंस हुई है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया मेक्स अ न्यू रिकॉर्ड। तो इंडिया का जो इंपोर्ट है डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का जो कि इंडिया रशिया से कर रहा है, रशिया फेडरेशन से कर रहा है, उसने अपना ऑल टाइम हिट रिकॉर्ड रजिस्टर किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। So according to data analytical firms or data analytics firms, in spite of the progressive tightening of the sanction on Russia, India's import for discounted crude oil from Russian Federation is increasing, और अप्रैल के मंथ में ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। तो अप्रैल के मंथ में इंडिया ने जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल रशिया से लिया है वो अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड पर पहुंच गया इन स्पाइट ऑफ द लॉट ऑफ सैंक्शंस दैट आर बीइंग इम्पोज्ड बाय यूएस एंड अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो कितना इंपोर्ट किया है? इंडिया हैज़ इंपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 59 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। केवल अप्रैल के महीने में ही अप्रॉक्सीमेटली 59 मिलियन बैरल्स का जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया ने इंपोर्ट किया है रशिया से, जो कि मार्च के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 58 मिलियन बैरल्स था और 12 मिलियन बैरल्स था एक साल पहले, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाय कमोडिटी मार्केट इंटेलिजेंस कैपलर। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया 2 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। और अगर हम इंडिया का टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देखें तो उसमें अभी इस समय करंटली जो रशिया है वो 42% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी हमारे 100% जितना हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड से उसका 42% जो है वो केवल रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका 18% सऊदी अरेबिया से और 15% सऊदी अरेबिया से और 18% इराक से। तो हमारे जो तीन सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, तो रशिया, इराक और सऊदी अरेबिया।
और अगर रीसेंट टाइम्स देखें यानी फरवरी के मंथ्स का डेटा कंपेयर करें तो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक अभी तक इंडिया ने रशिया से जितना ऑयल इंपोर्ट किया है वो सऊदी अरेबिया और इराक के टोटल से भी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से रशिया जो है इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है, उसी प्रोपोर्शनेट में इंडिया भी रशिया से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदना चाह रहा है। तो फिलहाल के लिए जो यूएस सप्लाई से जो शॉक मिल रहा था रशिया को, जो रशियन ऑयल जो यूएस जाता था उससे जो शॉक मिला रशिया को, फिलहाल के लिए इंडियन क्रूड ऑयल मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो गया। इट वाज जस्ट 3% इन द मंथ ऑफ अप्रैल एट 4 मिलियन पर बैरल अगेंस्ट 12% शेयर इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022 व्हेन रशिया इन्वेडेड द यूक्रेन। तो फिलहाल के लिए रशिया इंडिया को 8 से $13 पर बैरल जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है इन कंपैरिजन टू द ब्रेंट ऑयल। और इसकी वजह से इंडिया को जो रशियन ऑयल मिल रहा है, रशियन क्रूड ऑयल मिल रहा है, वो यूएस और मिडिल ईस्ट से जो भी ऑयल आ रहा है उससे भी चीपर पड़ रहा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं जितनी भी स्टेट ऑयल रन कंपनीज हैं कि जो पंप प्राइस है, जो पेट्रोल और डीजल के जो पंप प्राइस है, मतलब जो रिटेल प्राइसेस हैं उनको फ्लैट रखिए। तो भी जो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिल रहा है ये आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल इन सब के लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो ऑयल प्राइस, जो रिटेल प्राइसेस, जो पंप प्राइसेस हैं वो फ्लैट रखे गए, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं किया जा रहा है, चाहे भले ही इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो यानी जो इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, वो जो प्रॉफिट हो रहा है डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल से, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है इन जो स्टेट रन जो कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, इनके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। रिसेंट टाइम में जो इन्होंने लॉस एक्रूट किया है उसको मिनिमाइज कर रहा है डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। तो फिलहाल जो पंप प्राइसेस है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल की वजह से, बट जो स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरीज हैं दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग देयर अकाउंट बुक्स। दिस इज द एक्सपोर्ट पिक्चर, ग्लोबल क्रूड इंपोर्ट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। 3 मंथ का डेटा दिया हुआ और हम देख सकते हैं रशिया से कंटिन्यूसली हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी में 51.5 था, अप्रैल में 58.0 और मार्च में इट इज़ 59.0 इन टर्म्स ऑफ मिलियन बैरल्स। और ये रहा इराक और सऊदी अरेबिया। तो अगर हम टॉप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट, तो रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएस। तो यूएस के साथ सबसे कम हुआ है। और इवन फरवरी के मंथ से अगर हम देखें तो यूएस से जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ है। हालांकि फरवरी से पहले का अगर आप डेटा देखें तो हमें यूएस से थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा था क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, बट अभी रिसेंट 3 मंथ्स में अगर आप देखें तो यूएस से जो हमारा इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है। और सिर्फ यूएस से ही नहीं, यूएई से भी डिक्लाइन हो रहा है। और इन सब का जो फुलफिलमेंट है हम कहाँ से कर रहे हैं? डेफिनेटली रशिया से कर रहे हैं। एंड दिस इज क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाई बायर्स। तो कितने बड़े बड़े बायर्स हैं? रिलायंस, नायरा, आईओसी, बीपीसीएल, HMEL, HPCL और ONGC हमारे टॉप बायर्स हैं जो कि फिलहाल रशिया से ऑयल सिग्निफिकेंटली बाई कर रहे हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ क्लिप है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से ही रिलेटेड है, उसको भी हम यही कवर कर लेते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएई लाइकली टू ग्रो बाई 60% इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो केवल रशिया से ही हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हमारे कुछ अदर कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारा जो बिजनेस है, जो ट्रेड है वो ग्रो कर रहा है, स्पेशली एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइन किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, वो अब सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं फास्टेस्ट यूज्ड ट्रीटी बन चुका है एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और जिस तरीके से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है यूएई की तरफ बिकॉज ऑफ दिस CEPA एग्रीमेंट दैट इंडिया हैज साइन लास्ट ईयर, उससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो आगे आने वाले टाइम यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, यानी 2027 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएई में वो अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन तक हो जाएगा। $50 बिलियन का मार्क्स जो है वो क्रॉस कर लेगा। 50 बिलियन से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे यूएई को टिल दिस फाइनेंशियल ईयर, टिल दिस कैलेंडर ईयर। यानी आज से 5 साल बाद इंडिया जो है वो 60% तक इंक्रीज करेगा अपने एक्सपोर्ट में टू यूएई। तो यूएई को हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 100 एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 2027 तक ये 160 तक इंक्रीज हो जाएगा। And just because of this CEPA that India has signed recently with UAE.
And because of this particular agreement, the trade between these two countries has grown significantly. Labor intensive sector, emerging sectors have witnessed a very significant growth. तो जो इसका मतलब अथॉरिटीज़ का कहना है कि जो CEPA इसका यूटिलाइजेशन जो है वो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. एंड दिस इज द ट्रेड सिंस साइनिंग ऑफ दिस पैक्ट. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. ग्लोबल ट्रेड कितना रहा है? 4.3% का रहा है. एक्सपोर्ट टू UAE 4.8%. ग्लोबल इंपोर्ट कितना रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 16.1%. और इंपोर्ट फ्रॉम UAE 18.8. तो एक्सपोर्ट भी इंक्रीज कर रहा है और इंपोर्ट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट CEPA डील. इसी के साथ ऑयल से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि हम इसी आर्टिकल के साथ ही कवर करेंगे. फाइनेंशियल ईयर 23 ऑयल एक्सपोर्ट बास्केट वाज मोस्ट डाइवर्सिफाइड एवर. तो जिस तरीके से रशिया से हमारा इंपोर्ट बढ़ा है रीसेंट बिकॉज ऑफ द क्रूड डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफरिंग्स, उसको लेकर के एक एनालिसिस करी गई जहां पर देखा गया कि इंडिया का एक्सपोर्ट कैसा रहा बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इंपोर्ट फ्रॉम रशिया. तो फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा की एनालिसिस करी गई और पाया गया इवन एज इंडियाज रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सॉ इंटेंस ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23. और इस न्यूज़ को हम कई बार कवर भी किया है हमने कि हमारा अगर इंपोर्ट इंक्रीज कर रहा है क्रूड ऑयल का तो डेफिनेटली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम प्रोसेस जो रिफाइंड क्रूड ऑयल है जिसको जो रिफाइंड ऑयल है जिसको हम एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा. अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं क्रूड ऑयल का तो जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट भी हम इंक्रीज़ करेंगे. तो हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं डिस्काउंटेड और उसको प्रोसेस करके डिफरेंट जो सेमी प्रोडक्ट्स हैं बाई प्रोडक्ट्स हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनको बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में के केस में जो हमें इंटेंस ग्रोथ देखने को मिल रही है रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में. जो रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है या रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट है उसका उसमें हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है इन फाइनेंशियल ईयर 23 में. उसका मेजर रीज़न ये है कि जो रशिया से हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है जिसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट. लेकिन अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात है तो ग्रोथ के साथ हमें डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट रीच. तो एज पर द रीसेंट ऑफिशियल डेटा जियोग्राफीज विद रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टोरिक ट्रेड विद इंडिया सच एज इजराइल, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, दे हैव नाउ इनटू द टॉप 10 लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन फॉर इंडियन रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट. तो ऐसे कंट्रीज जिनके साथ हमारा एक्सपोर्ट बहुत मिनिमल था, स्मॉल अमाउंट का एक्सपोर्ट पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट हम करते थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे, अब वो कंट्रीज हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट में आ चुके हैं. अगर हम लार्जेस्ट रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर गैसोलीन, हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल, अदर मोटर स्पिरिट्स, लाइट नेफ्था एंड अदर एरोमेटिक्स, ये सारे हमारे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं इनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है या बोल सकते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है. तो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं और उसके बाद उसमें रिफाइनरी करके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो इनका एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज़ हुआ है हम देखें तो सबके केसेस में हमें एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है. इसके अलावा ये तो प्रोडक्ट की बात रही, अगर हम टॉप 10 डेस्टिनेशंस की बात करें जहाँ हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है तो नीदरलैंड, यूनाइटेड अरब्स, US, इजराइल, टोगो, सिंगापुर, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की हमारे टॉप एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं. यानी जो हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है वो इन टॉप कंट्रीज़ में ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में. तो ऐसे कंट्रीज जो पिक्चर में थे ही नहीं कभी उनसे भी, जैसे कि इजराइल की बात करें हमारा बहुत कम इनसे हमारा एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, अब इनसे भी हमारा एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट होने लगा है क्योंकि हम इनको चीप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं. और हम सस्ते प्रोडक्ट क्यों ऑफर कर पा रहे हैं? क्योंकि रशिया से हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है. तो दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन इन केस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज फॉर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. मैन्युफैक्चरिंग PMI हिट्स 4 months हाई इन अप्रैल. तो इंडिया का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है PMI है वो अप्रैल के मंथ में 57.2 पहुंच गया है. 57.2 पर जो कि मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 56.4 था. तो 56.4 से इंक्रीज होकर के 57.2 हो गया है जो कि 4 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो परचेजिंग एक्टिविटीज़ है, जो परचेजिंग मैनेजर एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं इकोनॉमीज में. इट मीन्स जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं कंपनीज के दे आर टेकिंग द परचेजिंग डिसीजंस. व्हाई दे आर टेकिंग द परचेजिंग डिसीजन? बिकॉज देयर इज अ डिमांड इन द इकोनॉमी एंड इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई दैट डिमांड, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्हें प्रोडक्शन करना है. प्रोडक्शन करना है तो उन्हें
परचेज डिसीजंस लेने हैं। कई बार मैं पीएमआई के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि 50 का जो पॉइंट होता है वो मिडिल पॉइंट होता है। 50 से ऊपर अगर है पीएमआई तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन की सिचुएशन, और 50 से कम का अगर है पीएमआई तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। इंडिया के केस में IHS मार्केट जो है वो इस पर्टिकुलर पीएमआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई फॉर सर्विस को पब्लिश करता है। इंटरनेशनली S&P पब्लिश करता है। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल को तो आपको पता होगा। तो 56.4 से इंक्रीज होकर के हमारा जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो 57.2 तक पहुंच गया है। सेवरल इंडाइसेस पॉइंटेड आउट टू द फेवरेबल ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑल अक्रॉस द इंडिया इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बूस्टअप हो रही हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो आगे आने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है, डिमांड देखने को मिल सकती है, फैक्ट्रीज को नए ऑर्डर मिल रहे हैं, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक्स जो है वो रिप्लेनिश करे जा रहे हैं क्योंकि कंपनीज के पास ऑर्डर हैं। सो दिस इज अ सर्वे डन बाय S&P। ये IHS मार्केट का सर्वे नहीं है, S&P ने इंडिया के परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का फोकस और जो रिसेंट डेटा है वो पब्लिश किया है। तो पिछले 4 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है पीएमआई एंड दैट इंक्रीज दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन इंडियन इकोनॉमी। और इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो आगे और भी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि हमें पीएमआई के केस में थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिले। फिलहाल के लिए अप्रैल के मंथ में जो पीएमआई है हमारा वो 57 का मार्क क्रॉस कर चुका है। दो माइल्ड जो प्राइस प्रेशर है जो वो भी कंपनीज पर बना रहेगा। इसके बाद जो इंटरनेशनल सेल्स हैं, सप्लाई चेन कंडीशंस हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें आगे आने वाले टाइम में बूस्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। अभी हमने जीएसटी कलेक्शन की बात करी, अगर हम यूपीआई ट्रांजेक्शन को देखें तो अप्रैल के मंथ में डेफिनेटली अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, हमारा जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है, हमारा सेल इंप्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली यूपीआई ट्रांजेक्शन का नंबर भी इंक्रीज होगा। तो अप्रैल के मंथ में यूपीआई ट्रांजेक्शन ने फ्रेश रिकॉर्ड रजिस्टर किया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन स्केल्ड अ रिकॉर्ड हाई इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रोक्सीमेटली 14.07 ट्रिलियन की वैल्यू के ट्रांजैक्शन हुए हैं। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो 8.9 बिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में 8.9 बिलियन के ट्रांजैक्शन हुए, वैल्यू के टर्म में 14.04 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन हुए हैं। दिस इज अ मार्जिनल राइज ऑफ 0.14% एंड 2% इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ, यानी मार्च के मंथ के कंपैरिजन में। तो यूपीआई ने भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रजिस्टर किए हैं। दिस इज द ट्रांजैक्शन बाय अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डेफिनेटली सेल इंक्रीज हो रही है, जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, तो हमारा जो पेमेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अचीव करेंगे। इट्स क्वाइट लॉजिकल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बिज रिवाइवल टू कैटलाइज प्राइवेट बैंक्स रिक्रूटमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो प्राइवेट बैंक्स आर ऑन हायरिंग मोड्स। क्यों वो हायरिंग मोड्स पर आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रिवाइवल ऑफ देयर बिजनेस ग्रोथ एंड ब्रांच एक्सपेंशन। रिसेंटली हमने देखा HDFC ने भी अपने ब्रांच एक्सपेंशन के, इसी तरह से अदर जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और इसकी वजह से क्यों ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, बिजनेस में ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो बिजनेस ग्रोथ और ब्रांच एक्सपेंशन आर एक्चुअली वर्किंग एज अ कैटलिस्ट फॉर रिक्रूटमेंट। तो इसी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं दे आर नाउ गोइंग फॉर हायरिंग मोड। तो टॉप 2 प्राइवेट बैंक्स इन द कंट्री एडेड अप्रॉक्सीमेटली 50K एम्प्लॉय हेडकाउंट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में 50,000 एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट किया था टॉप प्राइवेट बैंक्स, या बोलते हैं टॉप 2 प्राइवेट बैंक्स ने, जिसमें से HDFC बैंक जिसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, उसने अप्रॉक्सीमेटली 31,000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, ऑन बोर्ड किया है फाइनेंशियल ईयर 23 में। और ICICI बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 23,000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम इनके ब्रांच एक्सपेंशन को देखें तो HDFC और ICICI बैंक दोनों ने ही सिग्निफिकेंट नंबर का ब्रांच एक्सपेंशन भी किया, अपने ब्रांचेस को स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है। HDFC ने अप्रॉक्सीमेटली 1,500 ब्रांच ऐड करी हैं और ICICI ने 500। तो इसी वजह से क्योंकि ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है तो डेफिनेटली इंप्लॉइज़ की भी रिक्वायरमेंट है और इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं दे आर हायरिंग। और ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं चाहे वो HDFC हो या ICICI केवल यही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इवन जो स्मॉलर लेंडर्स हैं, कैथोलिक बैंक है, वो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसने भी अपना जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 46% से इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा जो अदर बैंक्स हैं, मॉडल बैंक, उसने भी अपने स्टाफ स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ किया और फाइनेंशियल ईयर 24 में और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के भी प्लान्स हैं।
तो इस समय जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, दे आर हैविली इन्वेस्टिंग इनटू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ब्रांचेस एंड एज वेल एज इन मैन पावर। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं डिफरेंट बैंकिंग डोमेन में, और इसके लिए उन्हें एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है, चाहे मेजर बैंक्स हो, चाहे स्मॉलर बैंक्स हो, चाहे मेजर लेंडर्स हो, स्मॉलर लेंडर्स हो, ऑल आर ऑन नाउ हायरिंग मोड, एंड दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर इवन इंडियाज लेबर मार्केट। तो हम देख सकते हैं ऑन हायरिंग स्प्री, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉय काउंट कितना है, कितना ब्रांच के टर्म्स में एक्सपेंशन है, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और CSB बैंक का डेटा दिया हुआ है, उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी रही है और कितना हेड काउंट है और किस तरीके से वो बैंक अपना ब्रांच का जो एक्सपेंशन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन हमें HDFC के केस में देखने को मिला, इस न्यूज़ को भी हमने कवर किया था। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। SEBI में आस्क गवर्नमेंट हेल्प ऑन इन्फो फ्रॉम ओवरसीज। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि SEBI की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो SEBI की इंक्वायरी है किस पर, अडानी ग्रुप पर, वो स्लो हो सकती है। क्यों? कई सारे जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हैं किसके, अडानी ग्रुप के, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो SEBI को नहीं मिल पा रही बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर ओवरसीज टेरिटरी। तो अब SEBI जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प ले सकती है इस इंफॉर्मेशन को सीख करने के लिए। तो अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उनकी जानकारी के लिए, उनके डिस्क्लोजर के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए SEBI अब गवर्नमेंट के पास जा सकती है, so that SEBI can get all the information from the foreign jurisdictions in Adani Hindenburg केस। लेट अस सी कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का कब हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। GST मॉप अप हिट्स न्यू हाई ऑफ ₹1.8 ट्रिलियन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस न्यूज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मिनट में। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गाइडलाइंस फॉर NCLT टू डील विद IBC केसेस इन द वर्क। तो गवर्नमेंट इज नाउ ड्राफ्टिंग द रूल्स फॉर व्हाट, फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT इसको बोलते हैं। कंपनी रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उन डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल जो है वो डील करती है। तो NCLT के लिए गवर्नमेंट जो है रूल ड्राफ्ट कर रही है टू डील विद insolvency and bankruptcy IBC related cases. So Ministry of Corporate Affairs is also looking to fill the vacancy into different NCLTs. जो वैकेंसी खाली है जजेस की अगस्त से, उन सबको फिल करने की भी कोशिश करी जा रही है। IT इनेबल जो सिस्टम है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू मैनेज द केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड IT सिस्टम का भी यूज़ करने जा रही है, जिससे कि फैसिलिटेट हो जो बहुत सारे लार्ज पेंडिंग केसेस पड़े हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी के, उनको स्पीड मैनर में उनको रिजॉल्व किया जा सके। इंडिया में जब IBC कोड आया था तो उस समय बहुत जल्दी केसेस रिजॉल्व हुए थे। लेटर ऑन पैंडेमिक की वजह से ये फिर से जो बैकलॉग है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कई सारी NCLTs में जजेस की पोजीशन वैकेंट है। तो इन सब के लिए जो गवर्नमेंट है वो अब स्पीडी मैनर में मेजर्स ले रही है। आइडिया इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ NCLT बेंचेस एंड रिड्यूस द डिले इन एडमिशन ऑफ द केसेस। अपार्ट फ्रॉम इट, ट्रांसपेरेंसी नीडेड ऑल्सो बी टू बी इम्प्रूव्ड through these measures। तो ट्रांसपेरेंसी को भी इंप्रूव करना है इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम इट, टू डिस्करेज द अननेसेसरी लिटिगेशन, पेनल्टीज एंड फ्रिवलस केसेस बिकॉज ऑफ दैट NCLTs का जो टाइम वेस्ट होता है। तो कई सारे रूल्स को ड्राफ्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे मेजर्स भी ले रही है NCLTs की फंक्शनिंग को, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। जब ये रूल्स डिटेल में आएंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट स्लैप ₹249 करोड़ फाइन ऑन हीरो इलेक्ट्रिक ओकिनावा। कल हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो सेल है वो इम्पैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दैट हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर डोमेस्टिक कंपोनेंट रिक्वायरमेंट। जो डोमेस्टिक कंपोनेंट रिक्वायरमेंट को लेकर के जो 50% का क्लॉज है, जो कि फेम के तहत गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप डोमेस्टिक कंपोनेंट को यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चर में एटलीस्ट 50%, देन ओनली विल बी एबल टू गेट द सब्सिडी। तो उसको लेकर के कई सारे जो टू व्हीलर सेगमेंट की जो कंपनीज थी उन्होंने फिलहाल के लिए रूल वायलेशन किया था और उसी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अमिड ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द सब्सिडी अंडर द फेम स्टैंड फॉर फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम 2। तो सेंटर गवर्नमेंट ने एक रिकवरी नोटिस इशू कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 249 करोड़ का दो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, हीरो और ओकिनावा को। और कहा जा रहा है इसके बाद प्रोबेबली हमें आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं स्पेशली टू व्हीलर व्हीकल्स जो हैं उसमें हमें फिर से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द नोटिस इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री दैट इज डेटेड ऑन April 29, हीरो इलेक्ट्रिक एंड ओकिनावा विल नीड टू पे अप्रॉक्सीमेटली 133 and 116 crore respective and as a fine, and this is the facing off heat by electric or Okinawa batteries since
फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल ईयर 23 इन्होंने कितना कितना सब्सिडी जो है वो इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट से रिसीव किया और क्या क्या रूल्स को वॉयलेट किया. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू लाइक द इनिशिएटिव प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसे शेयर करें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.